नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा, फाउंडर एंड मेंटर सिद्धार्था आईएएस एकेडमी यमुनानगर की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इंडियन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की एक कंप्लीट सीरीज इस यूट्यूब चैनल पर पेश करने जा रहा हूं और इसी ऑर्डर में ये आपके लिए पहला लेक्चर अवेलेबल है। इसमें आपको जितने भी चैप्टर्स करवाए जाएंगे उन्हें कुछ पार्ट्स में करवाया जाएगा और मैं पूरा एफर्ट करूंगा कि ये हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और इंडियन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स से पहले आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। इसी के साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी लेक्चर अवेलेबल करवाए जाएंगे जो आपको टाइमली इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास वैल्यूबल और वर्थफुल लगता है तो आप एकेडमी के हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और इंडियन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए बहुत मिनिमम चार्जेस रखे गए हैं और ये आपको सिद्धार्था आईएएस एकेडमी यमुनानगर की ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस में करवाया जाएगा। ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी इसका लिंक अवेलेबल है। आइए अब हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बच्चे हमेशा एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूँ कि आपको हमेशा स्टार्टिंग इंडियन पॉलिटी से करनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है इन एकेडमिक्स, बट आपको हमेशा पॉलिटी से ही स्टार्ट करना चाहिए। पूरी प्रिपरेशन की जो ये जर्नी है उसमें अगर आप पॉलिटी को बीच में या लास्ट में रखते हैं तो स्टार्टिंग से ही पॉलिटी के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, करंट्स में अवेलेबल होता है। अगर आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपको करंट्स क्लियर नहीं होंगे। तो यही एक कारण है कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी सब्जेक्ट को सबसे पहले चूज किया है। अब दूसरा क्वेश्चन, बच्चे ये पूछते हैं सर पॉलिटी स्टार्ट कहाँ से करें? क्या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर दें? तो मेरा आंसर है कभी नहीं, गलत है। इसका फर्स्ट चैप्टर जो हमें इस टाइटल के रूप में मिलता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहीं से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप इस चैप्टर को स्किप करते हैं तो आप ये मान के चलिएगा पूरी पॉलिटी में आपको कंफ्यूजन रहेगा और बहुत जगह आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम बच्चों को ये टॉपिक स्टार्ट करवाते हैं तो उससे पहले हम खुद ही इस क्वेश्चन को बच्चों के सामने रखते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते हैं, क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसका आंसर ये है, एक कॉन्स्टिट्यूशन उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जो लॉ में पढ़ते हैं, एलएलबी, एलएलएम, उन्हें वो बेयर एक्ट्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। बेयर एक्ट एक्चुअली किसी भी एक्ट की ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी के अंडर आप यहाँ पढ़ेंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका इंक्लूड है ही है, इसके साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जो हमारी पॉलिटी को जनरली इफेक्ट करते हैं। तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो तो सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ उसे पढ़ने का मेथड, मेथडोलॉजी और वे हमारा लॉ की पढ़ाई से थोड़ा अलग है। उधर वो बच्चे इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि आगे फ्यूचर में उनको प्रैक्टिस करनी होती है, बहुत डीपली जाके कोर्ट केसेस में चीज़ों को पेश करना होता है। हम इसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं कि फ्यूचर में जब हम सिविल सर्वेंट बनेंगे तो हमारे को इतने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को इफेक्टिवली कर सकें। तो इसलिए जो बुक्स आपको इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मिलती हैं पॉलिटी के अंदर, वो
उसे एक समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है विद एक्सप्लेनेशन, बट वो लीगल बुक से थोड़ा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम इस फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत का संवैधानिक विकास, तो क्या मीनिंग हुआ इस चैप्टर का? इस चैप्टर का टाइटल हमें यह बताता है कि हम सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि भारत का जो आज का संविधान है, जो 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 में एप्लीकेबल हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से उसका बेस लिया गया है, इतिहास में पीछे कितना पीछे जाकर हमें यह देखना है कि उसकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो कहां तक कनेक्टेड हैं। तो मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, बोलते टफ है सर, इतना डीप में क्यों जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार ये लेक्चर पूरा सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम बच्चों को ये क्लियर करते हैं कि पीछे कितना जाना है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, पीछे तो आप पूरी हिस्ट्री के स्टार्टिंग तक भी जा सकते हैं, बट नहीं जाना है। हमें पॉलिटी में सिर्फ इसे ब्रिटिशर से ही रिलेट करके पढ़ना है। लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप 5 मिनट के लिए मेरे ये वर्ड्स सुन लीजिए। इंडिया में अगर आप बात कॉन्स्टिट्यूशन की करेंगे तो एक तरह की रूल बुक होती है जो प्रॉपरली अप्रूव्ड होती है, और ये रूल से ऐसे लॉस कहलाते हैं, रूल से आगे बढ़ते हुए हम इन्हें फिर एक तरह के ऐसे बड़े फाइनल अधिनियम बोल देते हैं जिन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये हमारे सिंपल एक्ट से भी ऊपर होते हैं। एक हम, क्योंकि हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और लीगल एक्ट। अब बच्चे फिर पूछते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, क्या है संविधान? तो सुनिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड को हिंदी में संविधान कहते हैं तो सम प्लस विधान, अगर संधि विच्छेद करेंगे, एक ऐसा विधान, नियमों की एक ऐसी किताब, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जो सबके लिए समान है। भारत में एक साधारण व्यक्ति, मान लीजिए कि जो एक श्रमिक के रूप में काम कर रहा है, और एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिसे आप भारत में सर्वोच्च, भारत के प्रेसिडेंट सर के नाम से जानते हैं, वो सब इसके अंडर इक्वली सरेंडर करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन करता है, बट उसके कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स हैं। बाकी अगर इससे अलग होकर देखें तो भारत का कोई भी नागरिक भारत में रहते हुए संविधान की उल्लंघना नहीं कर सकता। तो संविधान एक ऐसी फाइनली अप्रूव्ड लीगल बुक है जिसके अकॉर्डिंगली ये देश चलता है, जिसके अकॉर्डिंगली देश का हर नागरिक अपने बिहेवियर को, अपने कंडक्ट को कंट्रोल करता है, और ये उसके लिए बाउंडेशन है कि वो संविधान के अकॉर्डिंगली ही बिहेव करे। इतिहास में अगर आप पीछे जाएंगे तो ऋषि मनु की मनुस्मृति, ऐसा राजनीतिक विज्ञान के एक्सपर्ट्स यानी पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट्स और बाकी कुछ थिंकर्स या जो समाजशास्त्र के विशेषज्ञ वो ये मानते हैं कि यही वो पहली किताब रही जहां से समाज में नियमों का उद्भव हुआ। उसके बाद अगर आप वैदिक काल की बात करें तो अलग अलग वेद लिखे गए जिसमें वैदिक रिचुअल्स और समाज में जीने के नियम और उस समय जो भी व्यवस्था थी उसको चलाने के कंसेप्ट दिए हुए थे। उसके बाद अगर आप बात करें मौर्यंस एज की, महाजनपद के अंदर, तो जो सबसे महान एक कह लीजिए कि महाजनपद था मौर्यंस, जिन्होंने मगधास को पूरा कंट्रोल किया और भारत को एक अखंड भारत बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य उसके फाउंडर और उनके गुरु आचार्य श्री विष्णुगुप्त जी, जिन्हें हम आचार्य चाणक्य या आचार्य कौटिल्य भी कहते हैं, उनकी महान किताब कौटिल्य अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाज के कुछ ऐसे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस को मेंटेन करती थी उस समय, जिसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रूफ आज भी हमें अपनी पॉलिटी में मिलते हैं। इस लाइन से मेरा यह मतलब है कि चाणक्य अर्थशास्त्र में बताए गए नियम आज भी भारत की राजनीति में
एट प्रेजेंट भी एप्लीकेबल होते हैं। आपको सिर्फ डेप्थ में जाके उनको समझना होगा, क्योंकि मैंने जितना उन्हें पढ़ा है और समझा है, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो मैक्सिमम चीजें मैच करती हैं, बट उसको हमने नाम नया दे दिया, वो अलग बात है। मौर्यन एम्पायर के जाने के बाद आगे गुप्ता एम्पायर की बात करें, तो उस समय भी जो भारत को चला रहे थे रूलर्स, उन्होंने सिक्कों को ढालने के लिए कुछ अलग तरह के नियम बनाए। फिर मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगलों का राज आया। यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि हर दौर के अंदर जिन्होंने भी भारत को चलाया, उन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस, जिन्हें आज आप एक्ट्स कह सकते हैं, नियम, ये बनाए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और शायद यही चीजें आप कह सकते हैं कि उस समय का संविधान था। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो 5 परिवारों ने उस पर राज किया। हर परिवार ने अपने तरीके से चीजों को चेंज किया, या ऐसे कह लीजिए कि अपने हिसाब से देश को चलाने के नियम बनाए। मुगलों की शुरुआत बाबर से होती है, और आगे जितने भी मुगल्स हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से भारत को चलाया, जिनमें सबसे ज्यादा कामयाबी अकबर को मिली। तो अब क्वेश्चन ये है, क्या हमें इन सब को पढ़ना है? नहीं। हिस्ट्री में आप पढ़ चुके होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, मिडिवल में पढ़ते हैं, तभी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। पॉलिटी में इनको नहीं पढ़ना होता। पॉलिटी में हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यूरोपियन पावर्स, और यूरोपियन पावर्स में भी ओनली ओनली ब्रिटिशर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये चैप्टर आपको पार्ट्स में मिलेगा, और यही नहीं, बाकी सारे चैप्टर्स भी आपको पार्ट्स में अवेलेबल कराए जाएंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में सब कुछ अवेलेबल कराना पॉसिबल है, लेकिन उसमें मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसको हम छोटे पार्ट्स में बांट देंगे, तो आप शायद जल्दी ग्रैप्स कर पाएंगे। देखिए, भारत में ब्रिटिश रूल की एंट्री 1600, ब्रिटिश रूल नहीं कहेंगे, ब्रिटिशर्स की एंट्री 1600 में होती है, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आते हैं। इसके लिए वो ब्रिटेन से महारानी एलिजाबेथ वन से एक चार्टर पास करा के आते हैं, जिसे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1600 का नाम देते हैं। इसमें महारानी एलिजाबेथ वन उन्हें यह परमिशन देती है कि वो दुनिया के पूर्व में बसे हुए देशों में जाएं, यानी ईस्ट की तरफ, और वहां वो अगले 15 सालों तक ट्रेड कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा ये बताते हैं कि ये चार्टर 31 दिसंबर 1600 को पास होता है, 31 दिसंबर 1600, और उस समय जो कंपनी बनती है, इसकी टोटल कैपिटल 30,133 पाउंड्स, यानी कि 30,133 पाउंड्स बताई गई है। उस समय इसमें जो पार्टनर्स बनते हैं वो 217 होते हैं, 217। और ये कंपनी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए काउंसिल, परिषद बनाती है। परिषद यानी काउंसिल, गणमान्य लोगों का एक ग्रुप होता है। इसमें एक सबसे टॉप पर ऊपर एक पोस्ट गवर्नर की रखी गई, एक डेप्टी गवर्नर, और 24 अदर मेंबर्स इसके साथ जोड़े गए, और इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया गवर्नर एंड इट्स काउंसिल। और यही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एंटर करते हैं। आगे चलकर इसमें, इस काउंसिल के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं निदेशक मंडल, उसे भी जोड़ा गया। तो यहां से स्टूडेंट्स आप ये देखिएगा कि ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया में हो जाती है। देखिए, ब्रिटिशर से पहले दूसरे यूरोपियंस भी थे भारत में, पहले तो पोर्तुगीज ही थे। टोटल तो भारत में 5 तरह की यूरोपियन पावर्स आई, 5 अलग अलग यूरोपियन पावर्स, पोर्तुगीज, राइट, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, डच और डेनिश। लेकिन जिनको कामयाबी मिली वो ब्रिटिशर्स ही थे, जिन्होंने लगभग लगभग क्या कहूंगा, मैक्सिमम पूरे भारत को कंट्रोल किया। क्योंकि जो फ्रेंच और पोर्तुगीज थे, उन्होंने सिर्फ समुद्र के किनारे की दो कुछ लोकेशंस को ही वो कंट्रोल कर पाए। जैसे पोर्तुगीज आपके गोवा में बैठे रहे, और जो फ्रेंच थे वो आज का पुडुचेरी, उस समय का पौंडीचेरी, उसको कंट्रोल किया। इसलिए हमें उनके कुछ एक्ट्स ना तो अवेलेबल होते हैं, ना हम उन्हें पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। भारत में जो ब्रिटेन का रूल है, वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, और इसकी जो रियल स्टार्टिंग
होनी शुरू होती है वो होती है औरंगजेब की डेथ के बाद, जब धीरे धीरे लेटर मुगल्स वीक हो जाते हैं। और आगे चलकर दो लड़ाइयां अपने इतिहास में पड़ी हैं, हिस्ट्री में, प्लासी और बक्सर की लड़ाई, जिसके बाद भारत में मुगलों का आधार कमजोर हो जाता है। और इस तरह से जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो भारत के अंदर 1765 में, बेसिकली उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स यहाँ से उनको मिलते हैं, और जिसके साथ उनकी एंट्री हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू एरिया में हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स ने ब्रिटेन के रूल को टू पार्ट्स में हमें समझाया है, या आप इसको कैटेगरी कह सकते हैं। कैटेगरी वन, द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्टार्टिंग बताई जाती है 1773 से लेकर 1858 तक, क्योंकि 1857 में भारत में 1857 की क्रांति, या 1857 का आप उसको विद्रोह भी कह सकते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। और उसके बाद कैटेगरी टू या पार्ट टू, जिसमें भारत का सारा रूल ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में चला जाता है, उसे हम क्राउन्स रूल या ताज का शासन कहते हैं, जो 1858 1858 से लेकर 1947 तक रहता है, यानी देश को आजादी मिलने तक। तो इस चैप्टर में आगे हम इन्हीं दो पार्ट्स को सेपरेटली स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको इनकी कुछ बेसिक फीचर्स बता रहा हूं। सेकंड लेक्चर में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जहां से क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम आते हैं, उनको मैं वन बाय वन डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। देखिए, अगर हम पार्ट वन की बात करें 1773 से लेके 1858 तक, तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। लाइक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सम अदर चार्टर एक्ट्स एक्सेट्रा। और दूसरी तरफ जो क्राउन रूल के अंदर एक्ट्स आते हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट लाइक 1861, 1892, 1909, एंड इन द लास्ट, यानी सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था, वो बना था माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंगली इन 1947, जो बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा जाता है उसको, जिसके अकॉर्डिंगली हमें आजादी मिलती है। तो देखिए, इसे ही हमें स्टडी करना है, बड़ा टेक्निकली पढ़ना है, सिर्फ इस तरह से पढ़ना है कि हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो जाएं और हमारी नॉलेज इतनी इतनी एक्यूरेट हो जाए कि आगे मेंस में भी अगर हमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना हो पॉलिटी वाले पार्ट में या हिस्ट्री के अंदर, और वहां अगर कुछ रेफरेंस देना हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो हमारे पास प्रॉपर एक्यूरेट मटेरियल होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपसे ना कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन पुट कर रहा हूं टेक्निकली, जिससे आपको पता लगेगा कि ये चैप्टर कितना कितना वर्थफुल है। राइट, आइए देखते हैं। ये सब प्रीलिम्स के लिए अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपसे टू द पॉइंट पूछ रहा हूं, पेपर में इसको थोड़ा डाइवर्ट करके या कन्वर्ट करके भी पूछा जा सकता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एंट्री होती है वो किस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंगली होती है। हिंदी में इसको कहते हैं राजलेख, यानी एक आदेश पत्र। तो इसका आंसर है 1600। क्वेश्चन नंबर टू है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको रूटीन के बुक्स में नहीं मिलेंगे, कि जो हम महारानी एलिजाबेथ थी, उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश किया, तो किसकी लीडरशिप में ये कंपनी ईस्ट कंट्रीज की तरफ आई और इनको ट्रेड करने की परमिशन मिली। आंसर है लॉर्ड मेयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इंडिया में एंट्री करी तो उनकी वर्किंग कहां से शुरू होती है, पहली लोकेशन क्या थी उनकी। इसका आंसर हिस्ट्री में और पॉलिटी में है सूरत। तो इस तरह से आप देखिएगा, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो आपको आगे इनके साथ बताए जाएंगे, जो आपकी बेसिक नॉलेज में बहुत काम आएंगे। स्टूडेंट्स, मैं होप करता हूं कि आपको ये पहला लेक्चर सही लगा होगा। अगर आपको इसमें क्वालिटी महसूस होती है
तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं इस चैप्टर को मैक्सिमम कंप्लीट कर दूँगा और अगर कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी तो एक पार्ट उसके लिए और बना दूँगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।